से सिलेबस स्टार्ट करते हैं। तो आज अपन सर्वप्रथम राजस्थान का भूगोल स्टार्ट कर रहे हैं और राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत अपन सबसे पहले राजस्थान का सामान्य परिचय देखेंगे और राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में देखेंगे। तो आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति व विस्तार। राजस्थान की स्थिति व विस्तार। अब अपन किसी भी स्थान की स्थिति का निर्धारण करते हैं, यानी पृथ्वी है, पृथ्वी पर किसी भी स्थान की स्थिति का निर्धारण करते हैं तो स्थिति का निर्धारण दो प्रकार से होता है। एक तो होता है उसकी भौगोलिक स्थिति होती है और दूसरी होती है उसकी ग्लोबीय स्थिति या उसे बोलते हैं खगोलीय स्थिति। यानी जैसे कोई भी स्थान, जैसे राजस्थान की स्थिति का निर्धारण करना है, चाहे भारत की स्थिति का निर्धारण करना है या अन्य कोई भी स्थान जो पृथ्वी पर है उसकी स्थिति का निर्धारण दो तरीकों से ही होता है। एक तो उसकी होती है खगोलीय स्थिति, खगोलीय स्थिति को ही बोलते हैं क्या, ग्लोबीय स्थिति बोला जाता है, और दूसरी स्थिति होती है भौगोलिक स्थिति। तो ग्लोबीय स्थिति है उसे खगोलीय स्थिति क्यों कहते हैं, क्योंकि जो खगोलीय स्थिति है उस खगोलीय स्थिति का निर्धारण हमेशा ग्लोब के आधार पर होता है। इसीलिए जो खगोलीय स्थिति है उस खगोलीय स्थिति को क्या बोलते हैं, ग्लोबीय स्थिति कहते हैं। और खगोलीय स्थिति का निर्धारण दो तरीके होते हैं उसके निर्धारण के। एक तो होता है उसका अक्षांश और उस दूसरा कौन सा होता है, देशांतर। तो ग्लोबीय या खगोलीय स्थिति के निर्धारण के दो तरीके होते हैं, एक तो अक्षांश और दूसरा क्या होता है, देशांतर। तो अपन को अक्षांश और देशांतर ये पढ़ना बहुत जरूरी है, इसके बारे में समझना सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि अक्षांश और देशांतर के आधार पर ही अपन किसी स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे अपन पढ़ते हैं राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, अक्षांश की दृष्टि से राजस्थान कौन से गोलार्ध में है, देशांतर की दृष्टि से राजस्थान कौन से गोलार्ध में है, या संपूर्ण अपन पृथ्वी पर बात करें तो राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है। तो कोई भी स्थान होता है तो उस स्थिति का निर्धारण हमेशा अक्षांश और देशांतर के आधार पर किया जाता है। तो इसीलिए अपन को सबसे पहले अक्षांश और देशांतर के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो कोई यानी पृथ्वी है, पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण दो प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता दो प्रकार से होता है। एक तो होता है उसकी खगोलीय स्थिति, खगोलीय स्थिति, और दूसरी है भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति। तो खगोलीय स्थिति है, इस खगोलीय स्थिति का निर्धारण ग्लोब के आधार पर होता है। खगोलीय स्थिति का निर्धारण ग्लोब के आधार पर होता है, इसीलिए इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे बोलते हैं ग्लोबीय स्थिति, ग्लोबीय स्थिति। और जो ग्लोबीय स्थिति है उस ग्लोबीय स्थिति का निर्धारण कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है। एक तो होता है अक्षांश यानी अक्षांशीय स्थिति, और दूसरा कौन सा होता है, देशांतर यानी देशांतरीय स्थिति। और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे भौगोलिक स्थिति। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे खगोलीय स्थिति। तो खगोलीय स्थिति जब अपन पढ़ेंगे राजस्थान की, या ग्लोबीय स्थिति राजस्थान की पढ़ेंगे, तो सबसे पहले अक्षांश और देशांतर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, इसको अपन समझते हैं।
तो एक तो होता है अक्ष, होता है क्या होता है, अक्ष होता है। तो अक्षांश है, अक्षांश दो शब्दों से मिलकर बना है, एक होता है अक्ष और दूसरा है अंश है। तो सबसे पहले अपन को यह पता होना चाहिए अक्ष क्या होता है, उसके बाद में अपन यह जानेंगे अक्षांश क्या होता है, उसके बाद में जानेंगे अक्षांश रेखाएं क्या होती है। तो अक्ष अलग होता है, अक्षांश अलग होता है और अक्षांश रेखाएं अलग होती है। तो अक्ष क्या होता है, तो जैसे यह है ग्लोब, क्या है, ग्लोब है, यह ग्लोब, ग्लोब क्या होता है, पृथ्वी का प्रतिरूप होता है, क्या होता है, पृथ्वी का प्रतिरूप होता है, पृथ्वी का मॉडल या पृथ्वी का नमूना होता है, वह ग्लोब है। तो अक्ष है, तो यह है 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, क्या है, 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव है। और यह क्या है, 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव, 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव है। तो यह हो गया नॉर्थ पोल और यह हो गया साउथ पोल। और यह है पृथ्वी का अक्ष है, क्या है, पृथ्वी का क्या है, यह अक्ष है, यह है पृथ्वी का अक्ष है। और यह पृथ्वी का क्या है, केंद्र है, क्या है, केंद्र है। यह कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा है। यह कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा है। और यह है पश्चिम दिशा। और यह कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है। तो अपन यहाँ पर अक्ष समझ रहे हैं, अक्ष क्या होता है। तो अक्ष क्या होता है, पृथ्वी के केंद्र से, क्या है, यह पृथ्वी का केंद्र है, तो पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाली ऐसी काल्पनिक रेखा जो दोनों ध्रुवों को आपस में क्या करती है, मिलाने का कार्य करती है, उसे क्या कहा जाता है, अक्ष कहा जाता है। तो पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाली ऐसी काल्पनिक रेखा जो दोनों ध्रुवों, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिला रही है, उसे क्या बोला जाता है, अक्ष बोला जाता है। और इसी अक्ष के सारे पृथ्वी क्या करती है, घूर्णन गति करती है, क्या करती है, इसी अक्ष के सारे पृथ्वी क्या करती है, घूर्णन गति करती है। इसी अक्ष के सहारे पृथ्वी घूर्णन करती है। तो पृथ्वी की घूर्णन की दिशा क्या होगी, पृथ्वी के घूर्णन की दिशा होगी पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूर्णन करती है, दैनिक गति करती है, या अपन कह सकते इसे परिभ्रमण गति करती है। और इसी वजह से सूर्य उदय कहाँ पर होता है, पूर्व में होता है। और इसी वजह से सूर्य अस्त होता है, वो कौन सी दिशा में होता है, पश्चिम दिशा में होता है। तो आपको से सूर्योदय तो हमेशा पूर्व में होता है, लेकिन सूर्यास्त है वह पश्चिम में होता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में क्या करती है, घूर्णन गति करती है। जैसे यह पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी है। अब देखो यह पृथ्वी का जो अक्ष है, क्या है, यह है पृथ्वी, पृथ्वी का धरातल। और यह पृथ्वी का क्या है, अक्ष है, क्या है, अक्ष है। अब ये ऐसा क्यों है, यह झुका हुआ क्यों है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है, इसीलिए ये ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर है 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव है, क्या है, 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव। और यह क्या है, 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव, क्या है, 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव। और इसी अक्ष के सारे ये पृथ्वी है किस दिशा में घूर्णन गति करती है, यह पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर क्या करती है, घूर्णन गति करने का कार्य करती है। तो ये हो गया अपना अक्ष है, क्या है, अक्ष है। अब आगे अपन समझते हैं अक्षांश के बारे में। किसके बारे में, अक्षांश के बारे में। अक्षांश, तो अक्ष समझ में आ गया। अब अपन समझते हैं अक्षांश, क्या, अक्षांश। जैसे यह पृथ्वी है, यानी पृथ्वी का आधा काटा हुआ भाग है, क्या है, यह पूरी पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी का आधा काटा हुआ क्या है, भाग है। यह पृथ्वी का क्या है, आंतरिक भाग है, क्या है, यह पृथ्वी का आंतरिक भाग है, पृथ्वी का आंतरिक भाग है। और यह क्या है, पृथ्वी की सतह है, क्या है, पृथ्वी की सतह है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग क्या है, पृथ्वी के आंतरिक भाग या पृथ्वी के केंद्र से, और यह पृथ्वी का क्या है, सतह है, क्या है, पृथ्वी की सतह है। और इस पृथ्वी की सतह पर स्थित कोई क्या है, स्थान है, क्या है, पृथ्वी की सतह पर स्थित कोई क्या है, स्थान है। यह पृथ्वी की सतह पर स्थित कोई स्थान है। तो आपको पूछे अक्षांश क्या होता है, तो पृथ्वी के केंद्र से
और पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी स्थान है, उस स्थान के मध्य जो कोणात्मक दूरी होती है, देखिए यह 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री है, यह क्या है 60 डिग्री है, यह क्या है 45 डिग्री है, 30 डिग्री है। तो ये क्या बन रहा है, कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। तो अब आपको उसे अक्षांश क्या है, तो अक्षांश यानी पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर स्थित, सतह पर स्थित किसी स्थान की कोणात्मक दूरी है, क्या है कोणात्मक दूरी है, कोणात्मक दूरी है, या अपन कह सकते हैं क्या है कोणीय दूरी है, क्या है कोणीय दूरी है। तो अक्षांश समझ में आ गया, अक्षांश क्या होता है, तो अक्षांश का मतलब हो गया यानी पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के सतह पर स्थित कोई स्थान है, उस स्थान के मध्य की जो कोणीय दूरी होती है, कोणात्मक दूरी होती है, वह कोणात्मक दूरी क्या कहलाती है, अक्षांश कहलाती है। अब होता है अक्षांश रेखाएं, क्या होता है, अगला है अपना अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, तो अक्षांश रेखाएं क्या होती है, तो पृथ्वी का जो सतह है, क्या है पृथ्वी के सतह पर स्थित दो समान अक्षांशों को, दो समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा होती है, क्या होती है, रेखा होती है। जैसे यह पृथ्वी का सतह है, इस पृथ्वी के सतह पर स्थित यह कोई क्या है स्थान है, तो पृथ्वी के सतह पर स्थित किसी दो समान बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं, वह रेखाएं क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती है, क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती है। तो अक्षांश और अक्षांश रेखा में क्या फर्क होता है, अक्षांश होता है वो क्या होता है, पृथ्वी के केंद्र और पृथ्वी के सतह पर स्थित जो स्थान होता है, उस स्थान के बीच में क्या होती है, कोणात्मक दूरी होती है, कोणीय दूरी होती है। और जबकि जो अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, दो समान अक्षांश या दो समान बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं, वो रेखाएं क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर अपन ने तीन बिंदु समझे, एक तो है अक्ष, उसके बाद में अपने समझा है अक्षांश, और उसके बाद में क्या समझा है, अक्षांश रेखाएं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब अपन को एक एक करके इसको आगे डिटेल में पढ़ते हैं। तो पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश हैं, उन अक्षांशों के बारे में भी देखते हैं। तो यह है उत्तर दिशा, यह है दक्षिण दिशा, यह है पश्चिम दिशा, यह है पूर्व दिशा है, और यह है 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, और यह है 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव। अब अपन यहाँ पर समझ रहे हैं अक्षांश के बारे में। तो यह है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यह कौन सी है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। तो पृथ्वी के केंद्र से होकर जो अक्षांश रेखा जा रही है, यानी यह पृथ्वी है, ग्लोब है, और यह पृथ्वी के सेंटर से या पृथ्वी के केंद्र या पृथ्वी के मध्य से होकर जो ये अक्षांश रेखा गुजर रही है, उस अक्षांश रेखा का नाम क्या है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। और इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। और इसे और किस नाम से जाना जाता है, विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। और यह पृथ्वी के मध्य से होकर जा रही है, इसी वजह से पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने का कार्य कर रही है। यानी इसके उत्तर वाला भाग
क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। और इसके दक्षिण वाला भाग क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का निर्धारण करने वाला जो मुख्य अक्षांश रेखा है, वो मुख्य अक्षांश रेखा कौन सी है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है। अब 0 डिग्री अक्षांश का नाम ही क्या पड़ा है? भूमध्य। भू का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी होता है। क्या होता है? पृथ्वी होता है। मध्य यानी 20, यानी पृथ्वी के मध्य से होकर जा रही है, इसीलिए 0 डिग्री अक्षांश को और किस नाम से जाना जाता है? भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। अब इसका नाम और है, कौन सा है? विषुवत रेखा है। क्या है? विषुवत रेखा। अब 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा क्यों कहा जाता है? क्योंकि विषु है। विषु का अर्थ क्या होता है? विषु का अर्थ सूर्य होता है। क्या होता है? यह जो विषु शब्द है, इस विषु शब्द का अर्थ क्या होता है? सूर्य होता है। क्या होता है? सूर्य होता है। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इस 0 डिग्री अक्षांश पर सूर्य की जो किरणें होती है वह वर्ष भर क्या होती है? लंबवत पड़ती है। क्या है? सूर्य की किरणें वर्ष भर क्या है? लंबवत पड़ती है। या अपन कह सकते हैं 90 डिग्री के कोण पर पड़ती है, या अपन कह सकते हैं समकोण बनाती है। क्या बनाती है? समकोण, यानी अपन कह सकते हैं सीधी पड़ती है। और सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण यहाँ पर वर्ष भर क्या है? उच्च तापमान रहता है। तो इसी वजह से 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहा जाता है। और विषु का अर्थ क्या होता है? सूर्य होता है। तो यह हो गया 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा क्यों कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा क्यों कहा जाता है। और जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा के में 0 के बाद में क्या आएगा? 1 आएगा, उसके बाद में 2 करके ऐसे लास्ट में कहाँ तक? 90 डिग्री तक। कहाँ तक है? 90 डिग्री तक। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री तक लास्ट में क्या है? बिंदु, यानी पृथ्वी का लास्ट पॉइंट है 90 डिग्री। क्या है? पृथ्वी का लास्ट पॉइंट। 0 के बाद 1 2 3 4 करके लास्ट में 90 तक। तो मैंने कहा 0 डिग्री अक्षांश रेखा यह पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। इसके उत्तर वाला भाग क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। गोलार्ध का मतलब आधा गोला। और इसके दक्षिण वाला भाग क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। अब बताइए, आपको पूछे उत्तरी गोलार्ध है, उस उत्तरी गोलार्ध में कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशों की संख्या कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी। देखिए 0 है, 0 के बाद में 1 2 3 करके लास्ट में कहाँ तक आ जाएगा? 90 तक। अब आप पूछे उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में कुल अक्षांशों की संख्या, उत्तरी गोलार्ध में कुल अक्षांशों की संख्या, कुल अक्षांशों की संख्या। तो उत्तरी गोलार्ध में कुल अक्षांशों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0 से 90 तक टोटल कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी। उसी तरह से 0 के बाद में दक्षिणी गोलार्ध में 1 2 3 करके लास्ट में कहाँ तक? 90 तक। तो दक्षिणी गोलार्ध है, इस दक्षिणी गोलार्ध में भी कुल अक्षांशों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल अक्षांशों की संख्या, दक्षिणी गोलार्ध में कुल अक्षांशों की संख्या कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी। अब बताइए, कुल आपको पूछ ले अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो 90 कितने हो जाएंगे? 90 तो हो जाएंगे उत्तरी गोलार्ध में, और 90 हो जाएंगे क्या? दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएंगे। और उसके बाद में 90 कितने हो गए? 180 हो गए। लेकिन कुल अक्षांश है, उस अक्षांशों की संख्या कितनी है? 181 है। अब एक कौन सा शेष रह गई अपने? 0 डिग्री अक्षांश। इसको नहीं गिना ना अपने, यहाँ से 1 से 90 तक और दक्षिणी गोलार्ध में 1 से 90 तक। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा, उसको जब अपन साथ में लेंगे, एक 0 डिग्री अक्षांश, इसको यदि अपन साथ में ले लेंगे तो कुल अक्षांश है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी हो जाएगी? 181। कुल अक्षांशों की संख्या, कुल अक्षांशों की संख्या 181। यह तो कुल अक्षांशों की बात हो गई। क्या हो गई? कुल अक्षांशों की बात हो गई। यदि आपको पूछे कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो अक्षांश रेखाएं कितनी हो जाएगी? कुल अक्षांश रेखाएं हैं, उस अक्षांश रेखाओं की बात करें,
अक्षांश रेखाओं की बात करें तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या है 179 है। कितनी है? 179 है। अब 2 माइनस क्यों की अपन ने 181 में से? इसका कारण क्या है? यानी ये 90 डिग्री क्या है? ध्रुव है, बिंदु के रूप में है। क्या है? बिंदु के रूप में है, बिंदुवत के रूप में है, एक पॉइंट के रूप में है। क्या इस बिंदु को अपन रेखा कह सकते हैं? क्या नहीं कह सकते। तो बिंदु को अपन क्या है? रेखा नहीं कह सकते हैं। तो 90 डिग्री ये भी क्या है? उत्तरी ध्रुव एक बिंदु के रूप में है या बिंदुवत के रूप में है, और दक्षिणी ध्रुव है ये भी क्या है? एक बिंदु के रूप में, और बिंदु को अपन रेखा नहीं बोल सकते हैं। तो एक तो 90 डिग्री वाला उत्तरी ध्रुव और दूसरा है 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव वाला। तो टोटल जो अक्षांश की बात की उसमें से यदि अपन 2 माइनस कर लेंगे तो शेष क्या रह जाएगा? अक्षांश रेखाओं की संख्या। जब 2 माइनस कर लेंगे तो पीछे कितना हो जाएगा? 179 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 यह 90 डिग्री अक्षांश है, यह रेखाएं नहीं है, यह क्या है? एक बिंदु है। इसी वजह से कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो गई है? 179 हो गई है। और कुल अक्षांशों की बात करें तो कितनी हो गई है? 181 हो गई है। अक्षांश में ये पूरे आ जाएंगे, यानी ध्रुव भी इसके के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं, और रेखाओं के अंतर्गत ये नहीं आते हैं बिंदु। तो यह है ग्लोब है, यह है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। यह 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, यह 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव। अब इसके अंतर्गत अपन मुख्य मुख्य अक्षांशों के बारे में पढ़ेंगे। मुख्य कौन कौन से अक्षांश है? जैसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। तो मुख्य मुख्य अक्षांश है, उन मुख्य अक्षांशों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो यह है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और एक बात यह ध्यान रखना, यानी जैसे ही अपन 0 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों की ओर जाएंगे, चाहे उत्तरी ध्रुव की ओर जाएं चाहे दक्षिण ध्रुव की ओर जाएं, यानी ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों की लंबाई क्या होती है? घटती जाती है। क्या है? समान नहीं रहती है, क्योंकि पृथ्वी कैसी है? गोल है। अब ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। जैसे ही अपन कहाँ है? ध्रुवों की ओर जाएंगे तो इसकी लंबाई घट रही है, बढ़ रही है? देखिए इसकी लंबाई क्या हो रही है? घट रही है। और इसकी लंबाई घटते घटते लास्ट में क्या बच जाएगा? एक बिंदु बच जाएगा। देखो ये लंबाई क्या हो रही है? लगातार घट रही है, और पीछे लास्ट में क्या बचेगा? बिंदु बचेगा। क्या बचेगा? बिंदु बचेगा। ये देखो दक्षिणी गोलार्ध में भी जाते हैं तो इसकी जो लंबाई है, लंबाई क्या होती जाती है? घटती जाती है। घटती घटती लास्ट में क्या है? एक बिंदु रह जाएगा। यानी तो इसका मतलब हो गया 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, उस 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ध्रुवों की ओर, कहाँ? ध्रुवों की ओर, चाहे उत्तर ध्रुव की ओर जाओ चाहे दक्षिण ध्रुव की ओर जाओ, ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाएं हैं, उन अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या होती है? अक्षांश रेखाओं की लंबाई, अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती जाती है, घटती है। और जैसे ही अपन वापस कहाँ? जैसे ही अपन वापस ध्रुवों से वापस कहाँ आएंगे? विषुवत रेखा की ओर। ध्रुवों से वापस कहाँ आएंगे? विषुवत रेखा की ओर जाएंगे। तो अक्षांश है, अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटेगी या बढ़ेगी? अक्षांश रेखाओं की लंबाई है वह क्या होगी? बढ़ेगी। तो 0 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या होती है? घटती है। और ध्रुवों से वापस 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा की ओर आने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बढ़ती जाती है। ये आपको ध्यान रखना। अब आपको से जो कुल अक्षांश है, कुल अक्षांश रेखाओं की अपन ने बात कर ली है। अब जो अक्षांश रेखाएं हैं, इन अक्षांश रेखाओं के जो बीच का क्षेत्र होता है, क्या है? इन अक्षांश रेखाओं के जो बीच का क्षेत्र होता है या गैप होता है, इसे किस नाम से जाना जाता है?
कटिबंध के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कटिबंध के नाम से जाना जाता है। कटिबंध के नाम से जाना जाता है। तो आपको से दो अक्षांश रेखाएं हैं, दो अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? कटिबंध के नाम से जाना जाता है। तो यह भी क्या हो गई? एक अक्षांश हो गई। यह भी क्या हो गया? एक अक्षांश हो गई। और इस दो अक्षांश रेखाओं के बीच का यह क्या है? क्षेत्र है। और इन दो अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? कटिबंध कहलाता है। और आपको पता है, ऐसे आपने सुना होगा, यानी पृथ्वी को 3 कटिबंधों में बांटा गया है। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध है। तो कटिबंध क्या होता है? अक्षांश रेखाओं के बीच का गैप होता है, अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र होता है, उसे कटिबंध के नाम से जाना जाता है। और यह हो गया अपना कटिबंध। और दो देशांतर रेखाएं हैं, दो देशांतर रेखाओं के बीच का क्षेत्र होता है, वह क्या कहलाता है? गोर कहलाता है। क्या कहलाता है? गोर। आगे जब अपन देशांतर रेखाएं पढ़ेंगे तो वहां पर एक शब्द आएगा गोर। गोर तो होता है देशांतर रेखाओं के बीच का गैप होता है, और कटिबंध दो अक्षांश रेखाओं के बीच का गैप होता है। अब यह गैप कितना होता है? क्या यानी यह अपने दो अक्षांश रेखाएं हैं, दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो गैप होता है वह कितना किलोमीटर होता है? दो अक्षांशों के मध्य दूरी के मध्य औसत दूरी। तो दो अक्षांशों के मध्य औसत दूरी है वो कितनी होती है? 111.13 किलोमीटर होती है। तो दो अक्षांश रेखाएं हैं, उन दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो औसत दूरी होती है वो कितनी होती है? 111.13 किलोमीटर है। और इसमें भी आपको यह बात ध्यान रखना है, जैसे ही अपन 0 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो इन दो अक्षांशों के मध्य की दूरी है क्या है? बढ़ती है। क्या है? बढ़ती है। यानी 0 डिग्री अक्षांश से, कहाँ? 0 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों की ओर, ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों के मध्य दूरी क्या है? बढ़ती है। क्या है? दूरी बढ़ती है। लंबाई भी बढ़ती है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है, लंबाई के बारे में अपने बात की थी, जैसे 0 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो अक्षांशों के मध्य ये जो अक्षांशों की लंबाई है वह क्या है? वह घटती जाती है। क्या है? घटती जाती है। और वापस ध्रुवों से 0 डिग्री अक्षांश की ओर जाएंगे तो इसके बीच की यानी कुल लंबाई है वह क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और उसी तरह से 0 डिग्री अक्षांश से वापस ध्रुवों की ओर जाएंगे तो इसके बीच का जो गैप होता है, क्या होता है? इसके बीच का जो गैप है वह क्या होता है? बढ़ता है। वापस 90 डिग्री से 0 डिग्री की ओर आएंगे तो इसके बीच का गैप है वह क्या होता है? घटता जाता है। क्या है? घटता जाता है। तो ध्रुवों पर क्या है? ध्रुवों के समीप, ध्रुवों के समीप अक्षांशों के मध्य दूरी, अक्षांशों के मध्य दूरी, अक्षांशों के मध्य दूरी कितनी होती है? 111 वह तो औसत दूरी हो गई। क्या हो गई? औसत दूरी हो गई। क्या हो गई है? औसत दूरी हो गई। 111.7 किलोमीटर। कितनी है? 111.7 किलोमीटर। यह कहाँ है? ध्रुवों के समय। एक औसत दूरी है, वो इसमें अपने टोटल यानी ध्रुवों और अक्षांश दोनों की बात की है। अब तो केवल अपन किसकी बात कर रहे हैं? ध्रुवों के समीप अक्षांश हैं। उन ध्रुवों के समीप अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी है? 111.7 किलोमीटर है। और विषुवत रेखा, विषुवत रेखा के समीप अक्षांशों के मध्य दूरी, अक्षांशों के मध्य दूरी कितनी है? 110.6 किलोमीटर है। और यदि अपन इन दोनों की औसत दूरी कहे, क्या है? औसत दूरी कहे, तो औसत दूरी कितनी है? अपन ने बताई थी 111.13 किलोमीटर है।
क्यों? क्योंकि अपन ने बात की ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों के मध्य की दूरी क्या होती है? बढ़ती है। और जैसे ही विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश के समीप आएंगे तो इसके बीच की दूरी है वो क्या होती है? घटती है। और इसकी औसत दूरी बात करें तो कितनी हो जाएगी? 111.13 किलोमीटर हो जाएगी। अब अपन आगे बढ़ गए, मुख्य मुख्य जो अक्षांश रेखाएं हैं उन मुख्य अक्षांश रेखाओं के बारे में देखते हैं। तो है यह उत्तर दिशा, ये दिखाई दे रहा है कलर या? हाँ। यह है दक्षिण दिशा, यह पश्चिम, यह पूर्व। अब अपन बात कर रहे हैं जो मुख्य अक्षांश रेखाएं हैं उन मुख्य अक्षांश रेखाओं की। यह है 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश। और यह है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसे उत्तरी अक्षांश क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि अपन ने बात की 0 डिग्री अक्षांश यह सबसे क्या है? मुख्य अक्षांश, यानी टोटल 181 अक्षांश हैं। उन 181 अक्षांशों में सबसे जो मुख्य अक्षांश है, मुख्य अक्षांश कौन सा है? 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा है। यही पृथ्वी पर उत्तर और दक्षिण दिशा का क्या करता है? निर्धारण करता है। इसके उत्तर में जो भी अक्षांश होंगे वह सब क्या होंगे? उत्तरी अक्षांश। और इसके दक्षिण में जो भी अक्षांश होंगे उसके पीछे क्या लगेगा? दक्षिणी अक्षांश लगेगा। तो यह है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। और दक्षिणी गोलार्ध में भी यहाँ पर क्या है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। क्या है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। और उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर एक और अक्षांश है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में जो भी अक्षांश है उसके पीछे लगेगा उत्तरी अक्षांश, और दक्षिणी गोलार्ध में जो भी अक्षांश है उसके पीछे क्या लगेगा? दक्षिणी। तो यह है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब बताइए 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, उस 0 डिग्री अक्षांश रेखा को और किस नाम से जाना जाता है? अभी पढ़ा था, इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। और इसका नाम क्या है? विषुवत रेखा। तो विषुवत का अर्थ क्या होता है? सूर्य होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें वर्ष भर यहाँ पर लंबवत पड़ती है, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया है? विषुवत रेखा हो गया। अब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को किस नाम से जाना जाता है? करक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? करक रेखा। अब 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, उसे किस नाम से जाना जाता है? मकर रेखा कहते हैं। और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसे किस नाम से जाना जाता है? क्या बोला जाता है? इसे आर्कटिक रेखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आर्कटिक वृत्त। यानी प्रत्येक जो अक्षांश रेखाएं होती है वो एक वृत्त का निर्माण करती है, गोले का निर्माण करती है। इसीलिए प्रत्येक अक्षांश रेखा को अपन वृत्त बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वृत्त बोल सकते हैं, सर्कल बोल सकते हैं। तो यह 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसे बोला जाता है आर्कटिक रेखा। क्या बोला जाता है? आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त कह सकते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या इसे वृत्त कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक अक्षांश एक गोले का निर्माण करती है, वृत्त का निर्माण करती है, सर्कल का निर्माण करती है, जबकि प्रत्येक देशांतर रेखा वृत्त का निर्माण नहीं करती है, अर्धवृत्त का निर्माण करती है। तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं? आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को किस नाम से जाना जाता है? अंटार्कटिक वृत्त। क्या बोलते हैं इसे? अंटार्कटिक रेखा। क्या बोलते हैं इसे? अंटार्कटिक रेखा के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद में यह हो गया 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या है? 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और यह क्या है? 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। और आपको पता है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। तो यह है क्या है? मुख्य मुख्य अक्षांश रेखाएं। क्या है? मुख्य अक्षांश रेखाएं हैं।
अब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, यह भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? कितने राज्यों से होकर जाती है? 6 राज्यों से नहीं, 8 राज्यों से होकर जाती है। कितने राज्यों से होकर जाती है? 8 राज्यों से होकर जाती है। तो यह है 0 डिग्री अक्षांश, यह 23.5 डिग्री, 67 डिग्री, 90 डिग्री, यानी जैसे उत्तरी गोलार्ध में जो अक्षांश है वही दक्षिणी गोलार्ध में सेम अक्षांश है। अब तो मतलब 0 डिग्री अक्षांश से जो विषुवत रेखा है यही क्या है? मुख्य अक्षांश रेखा है। यही पृथ्वी पर गोलार्धों का क्या करती है? निर्धारण करने का कार्य करती है। अब आपको मुख्य रूप से अपन को यह देखना है, यानी जो अक्षांश रेखाएं हैं, क्या है? अक्षांश रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाओं के आधार पर किसका निर्धारण किया जाता है? जलवायु का निर्धारण किया जाता है। किसका निर्धारण किया जाता है? जलवायु। तो एक अक्षांश रेखा है, उसके बाद में देशांतर रेखा है। तो अक्षांश रेखाओं के आधार पर जलवायु का निर्धारण किया जाता है और देशांतर के आधार पर किसकी गणना की जाती है? समय की गणना की जाती है। तो इसी को अपन आगे यहाँ पर समझेंगे। अब 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, भूमध्य रेखा है, इस पर सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा, यहाँ पर सूर्य की किरणें वैसे तो वर्ष भर क्या है? लंबवत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर है 21 मार्च। कौन सा है? 21 मार्च है। तो इस 21 मार्च को क्या है? सूर्य की किरणें हैं इस भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर बिल्कुल क्या है? लंबवत पड़ती है या समकोण पर पड़ती है, 90 डिग्री के कोण पर चमकता है। और उसके बाद में यह कौन सा है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। अब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें कब पड़ती है? कब पड़ती है? कब पड़ती है? 21 जून को पड़ती है। कब पड़ती है? 21 जून को। कब है? 21 जून को। अब पहले सूर्य यहाँ पर कहाँ पर था? भूमध्य रेखा पर, विषुवत रेखा पर था कि नहीं था? उसके बाद में सूर्य अब कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। क्योंकि अपन ने जो पढ़ा है, यानी जो यह 0 डिग्री अक्षांश है, यह क्या है? यानी इसके उत्तर वाला भाग है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाला भाग क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध है। पहले तो सूर्य पृथ्वी के केंद्र में था। कहाँ था? केंद्र में था। अब पृथ्वी जो सूर्य है कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। तो 21 मार्च को सूर्य कहाँ पर था? भूमध्य रेखा पर, विषुवत रेखा। और उसके बाद में 21 जून है। 21 जून को सूर्य कहाँ पर है? कर्क रेखा पर है। कहाँ पर है? कर्क रेखा पर है। तो अब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमक रहा है। अब आपको पता है भारत है, राजस्थान है, कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब बताइए 21 जून को भारत या राजस्थान में कौन सी ऋतु होगी? ग्रीष्म ऋतु होगी या शीत ऋतु होगी? ग्रीष्म ऋतु होगी, क्योंकि सूर्य के साथ साथ क्या होती है? ग्रीष्म ऋतु चलती है कि नहीं चलती है? अब सूर्य है पहले तो कहाँ पर था? 0 डिग्री अक्षांश पर। इस वजह से भारत में कैसी जैसे नहीं शीतोष्ण थी। अब सूर्य है कहाँ पर आ गया? उत्तरी गोलार्ध में आ गया। भारत और राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मतलब 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर है। तो पूरे भारतवर्ष यानी और उसके साथ में राजस्थान में कौन सी ऋतु हो जाएगी? ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी। अब उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है, तो इसका मतलब दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु हो जाएगी? शीत ऋतु। उल्टी होगी कि नहीं होगी? अब क्योंकि सूर्य अब दक्षिणी गोलार्ध में है ही नहीं, सूर्य कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में। इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगी ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी हो गई जाएगी? शीत ऋतु। जैसे ही सूर्य वापस कहाँ आ जाएगा? मकर रेखा पर आ जाएगा। तो उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु हो जाएगी? शीत ऋतु हो जाएगी। और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु हो जाएगी? ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी। तो उसके बाद में जो 0 डिग्री अक्षांश है, यहाँ पर ऋतु परिवर्तन नहीं होता है। क्या है? ऋतु परिवर्तन कभी भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं। यहाँ पर हमेशा उच्च तापमान पाया जाता है, यानी ऋतु परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। अब 21 जून को सूर्य है कहाँ पर है? कर्क रेखा पर। और उसके बाद में है 23 सितंबर। कौन सा? 23 सितंबर। और 23 सितंबर को सूर्य कहां पर आ गया? वापस कहां पर आ गया है? 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा पर आ गया है। अब सूर्य की किरणें वर्ष में कितनी बार भूमध्य रेखा पर है एकदम लंबवत पड़ती है? 2 बार। एक तो है 21 मार्च को और दूसरा कौन सा है?
23 सितंबर को। 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य है भूमध्य रेखा पर बिल्कुल क्या है, लंबवत पड़ता है। 90 डिग्री के कोण पर सूर्य की किरणें पड़ती है। अब वापस सूर्य कहाँ आ गया है, दक्षिणी गोलार्ध में आ गया है। कहाँ आ गया है, सूर्य कहाँ पर आ गया है, दक्षिणी गोलार्ध में आ गया है। कौन सी रेखा पर आ गया है, मकर रेखा पर। वह मकर रेखा पर कब चमकता है सूर्य की सीधी किरणें, 22 दिसंबर को। कब है, 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें क्या है, कहां पर, मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, लंबवत पड़ती है। अब सूर्य कहां पर आ गया है, दक्षिणी गोलार्ध में आ गया है। कहां आ गया है, दक्षिणी गोलार्ध में। अब बताइए दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु हो जाएगी, ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी। कौन सी ऋतु हो जाएगी, ग्रीष्म ऋतु। क्यों, क्योंकि सूर्य के साथ साथ कौन सी ऋतु चलती है, ग्रीष्म ऋतु। अब दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु आ गई, क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर यानी दक्षिणी गोलार्ध में है। अब बताइए राजस्थान में कौन सी ऋतु हो जाएगी 22 दिसंबर को, शीत ऋतु हो जाएगी। जब सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर होगा तो राजस्थान में कौन सी ऋतु हो जाएगी, ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी। तो यह ध्यान रखना है, यानी सूर्य जैसे उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध है तो उसमें ऋतु परिवर्तन उल्टा होगा। क्या होगा, उल्टा होगा। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होगा तो उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु हो जाएगी, शीत ऋतु, और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी हो जाएगी, ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी। और जैसे ही सूर्य वापस कहां पर आ जाएगा, 21 जून को कहाँ जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में आ जाएगा, तो उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु हो जाएगी, ग्रीष्म ऋतु, और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी हो जाएगी, शीत ऋतु। यह ध्यान रखना। और 0 डिग्री अक्षांश पर कभी भी ऋतु परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर वर्ष भर ऊंचा तापमान रहता है, क्योंकि सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती है। अब आपको पूछे, यानी विश्व मतलब पृथ्वी है, पृथ्वी पर सबसे बड़े दिन व सबसे लंबी रातें कौन सी होती, किस दिन को होती है, तो होती 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है, और 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन पर यह संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कब होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होते हैं, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात क्या होते हैं, समान होते हैं। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का क्या होती है, रातें, दिन रात बराबर होते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि सूर्य पृथ्वी के केंद्र में है, इसीलिए दिन और रात क्या है, बराबर है। अब जैसे ही 21 जून को सूर्य कहां पर आ गया, कर्क रेखा पर आ गया, तो इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध राजस्थान में कौन सी, ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी। अब बताइए उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होंगे या छोटे होंगे। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर है, तो यहाँ पर दिन बड़े होंगे छोटे होंगे, दिन क्या होंगे, बड़े होंगे, और रातें क्या होगी, छोटी होगी। तो आपको एक बात यह ध्यान रखना, शीत ऋतु होती है, शीत ऋतु में रातें क्या होती है, बड़ी होती है, और दिन क्या होते हैं, छोटे होते हैं। और ग्रीष्म ऋतु में रातें क्या होती हैं, छोटी होती है और दिन बड़े। तो यह ध्यान रखना, 21 जून को जब सूर्य कहां पर होगा, कर्क रेखा पर होगा, तो राजस्थान में दिन बड़े होंगे या छोटे होंगे, दिन क्या होंगे, बड़े होंगे, और रातें क्या होगी, छोटी होगी। तो इस टाइप से भी आपको पूछा जा सकता है। अब आपको पूछे किस दिन को राजस्थान में सबसे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेगी, 22 दिसंबर को। कब, 22 दिसंबर, क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य कहां पर स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर है। इसका मतलब सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी पड़ेगी, वह कब पड़ेगी, 22 दिसंबर को। और राजस्थान में किस दिन सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ेगी, 21 जून को पड़ेगी। कब पड़ेगी, 21। अब आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, यानी किस दिन राजस्थान में दिन और रात दोनों बराबर होंगे, 21 मार्च और 23 सितंबर को। कब, 21 मार्च और 23, यानी राजस्थान ही नहीं संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को। यह ध्यान रखना। और उसके बाद में आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, नहीं राजस्थान में जब 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, क्या है, सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, तो उस दिन परछाई, कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसकी परछाई सबसे ज्यादा लंबी बनेगी या छोटी बनेगी, परछाई। 21 जून को कोई भी व्यक्ति राजस्थान में खड़ा है तो उसकी परछाई सबसे ज्यादा लंबी बनेगी या सबसे कम बनेगी, कम लंबी बनेगी, है। अब सूर्य बिल्कुल क्या होता है, सीधा होता है, तो परछाई अपने पाँव में होती है कि नहीं होती है, होती। अब जैसे दिन में यानी सुबह मॉर्निंग में सूर्योदय होता है, क्या होता है, सूर्योदय होता है, तब अपन खड़ा रहते हैं तो अपनी परछाई बहुत लंबी
विपरीत दिशा में होती है कि नहीं होती है? जैसे ही सूर्य बिल्कुल दोपहर को 12 बजे आते तो अपनी परछाई कहाँ पांव तक होती है कि नहीं होती है? और उसके बाद में जैसे ही वापस सूर्यास्त होता है तो जिस दिशा में सूर्योदय हो वहां पर अपनी जो परछाई होती है क्या होती है? लंबी होती है। तो इस टाइप से भी पूछा जा सकता है। यानी 21 जून को कोई व्यक्ति है राजस्थान में खड़ा है तो उसकी परछाई 22 दिसंबर की तुलना में लंबी होगी या कम होगी, यह इस टाइप से भी पूछा जा सकता है। तो यह है, आपको ध्यान रखना है। यानी जो मुख्य मुख्य अक्षांश रेखाएं, उस मुख्य अक्षांश रेखाओं पर सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती हैं, यह ध्यान रखना। तो 21 जून को कर्क रेखा पर, 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर, 22 दिसंबर को कहां पर होगा? मकर रेखा पर। कहां पर होगा? मकर रेखा पर। यह समझ में आ गया यहां तक आपको? अब अपन ने एक बात की थी, यानी जो अक्षांश रेखाएं हैं, क्या है? अक्षांश है। अक्षांश के आधार पर किसका निर्धारण किया जाता है? जलवायु का निर्धारण किया जाता है। अक्षांश के आधार पर जलवायु का निर्धारण। तो जलवायु का जो निर्धारण होता है वह अक्षांश रेखाओं के आधार पर होता है, और जो समय का निर्धारण होता है, समय की गणना होती है, वह देशांतर के आधार पर होती है। अब जलवायु का निर्धारण किस प्रकार होता है इसको देखते हैं। तो यह है पृथ्वी है, यह उत्तर दिशा, यह दक्षिण, यह पश्चिम दिशा, यह है पूर्व दिशा है। यह है 0 डिग्री अक्षांश है, यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, यह 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, यह 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, यह 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, और यह 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, और यह 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। तो अपन यहाँ पर क्या समझ रहे हैं? यहाँ पर अपन क्या समझे? नहीं, अपन ने कहा इस पर जलवायु का निर्धारण होता है। वो किस आधार पर होता है? अक्षांश के आधार पर। और अक्षांश के आधार पर ही जो पूरी पृथ्वी है, क्या है? पृथ्वी है। उस पृथ्वी को कितने जलवायु कटिबंधों में बांटा गया है? 3 में। यानी पृथ्वी को 3 जलवायु कटिबंधों में, जलवायु कटिबंधों में बांटा गया है। कटिबंध का मतलब क्या है? कटिबंध का 2 अक्षांशों के बीच का गैप होता है, वो कटिबंध कहलाता है। अब यहां पर है यह सूर्य, यह है सूर्य। अब देखिए यहाँ पर यह जो सूर्य की किरणें आ रही है, तो यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। कौन सी है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। अब 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें क्या पड़ रही है? बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर बन रही है। ये देखो यहाँ पर यह कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है, कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। तो इसका मतलब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर क्या पड़ती हैं? सीधी पड़ती है। और उसके बाद में जैसे जैसे अपन उत्तर दिशा की ओर जाएंगे या ध्रुवों की ओर जाएंगे तो सूर्य की किरणें क्या होती पड़ जाएगी? तिरछी होती जाएगी। अब जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है इसे बोला जाता है कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है इसे बोला जाता है मकर रेखा। इसके बीच में क्या है? सूर्य की किरणें क्या है? सूर्य की किरणें वर्ष भर क्या पड़ती है? सीधी पड़ती है। क्या पड़ती है? सीधी पड़ती है। तो कर्क रेखा वो मकर रेखा के बीच में सूर्य की किरणें वर्ष भर सीधी पड़ती है, लंबवत पड़ती है, इसीलिए इनके बीच में उच्च तापमान पाया जाता है। इसी वजह से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो कटिबंध है, इस कटिबंध को किस नाम से जाना जाता है? उष्ण कटिबंध कहते हैं। उष्ण का मतलब क्या हो गया? गर्म हो गया। क्या हो गया? गर्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसीलिए यहाँ पर ऊंचा तापमान पाया जाता है। और जैसे ही अपन वापस कहाँ यानी ध्रुवों की ओर जाएंगे तो सूर्य की किरणें धीरे धीरे क्या है? ज्यादा तिरछी पड़ने लग जाती है।
तो यहाँ पर क्या 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं? आर्कटिक। क्या बोलते हैं इसे? आर्कटिक। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अंटार्कटिक। तो इनके बीच में क्या है? सूर्य की किरणें क्या पड़ती है? तिरछी पड़ती है। क्या पड़ती है? तिरछी। यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं? तिरछी पड़ती है। और तिरछी पड़ने के कारण जो इसके बीच का जो कटिबंध है, उस कटिबंध को किस नाम से जाना जाता है? शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। यह है शीतोष्ण कटिबंध। यह कौन सा कटिबंध है? शीतोष्ण कटिबंध। यानी शीतोष्ण कटिबंध है। यहाँ पर क्या है? गर्मी की ऋतु में गर्मी ज्यादा पड़ेगी, सर्दी की ऋतु में क्या पड़ेगी? सर्दी। तो भारत शीतोष्ण कटिबंध में है कि नहीं है? तो गर्मी की ऋतु में गर्मी पड़ती है, सर्दी की ऋतु में क्या पड़ती है? सर्दी। यानी शीत यानी ठंडा, उष्ण यानी गर्म, यानी दोनों ऋतुएं देखने को यहाँ पर मिलती है। तो इसका मतलब यानी इसके बीच का जो क्षेत्र है, यहाँ पर ऋतु परिवर्तन देखने को अपन को नहीं मिलता है। जैसे अपन दक्षिण भारत में चले जाएंगे। कहाँ? दक्षिण भारत। क्योंकि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के मध्य से होकर जाती है कि नहीं जाती है? और अधिकांश जो भारत का दक्षिण भाग है पूरा कहाँ रहता है? उष्ण कटिबंध में रहता है। कहाँ रहता है? उष्ण कटिबंध। और जब आप दक्षिण भारत में केरल राज्य में जाएंगे, तमिलनाडु राज्य में जाएंगे, तो वहां पर ऋतु परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। वहां पर शीत ऋतु देखने को नहीं मिलेगी आपको। जैसे ही अपन उत्तर भारत में राजस्थान यानी कर्क रेखा से ऊपर है, तो यहाँ पर शीत ऋतु भी देखने को मिलती है, ग्रीष्म ऋतु देखने को भी मिलती है। तो इसका मतलब है जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ पर ऋतु परिवर्तन देखने को अपन को नहीं मिलता है। और जो शीतोष्ण कटिबंध है, यहाँ पर क्या है? ऋतु परिवर्तन देखने को मिलता है। अब आपको उसे उष्ण कटिबंध का विस्तार कहां से कहां तक है? तो उष्ण कटिबंध का विस्तार 0 डिग्री अक्षांश से लेकर दोनों गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांशों के मध्य है, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य। अब आपको पूछे शीतोष्ण कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध का विस्तार कहां से कहां तक है? तो शीतोष्ण कटिबंध का विस्तार दोनों गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश से लेकर 66.5 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री अक्षांश से लेकर 66.5 डिग्री अक्षांश दोनों गोलार्धों में जो कटिबंध है, उस कटिबंध को क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। अब उसके बाद में यानी यह ध्रुवीय क्षेत्र है। क्या है? ध्रुवीय। यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या है? पहुंच नहीं पाती है। क्या है? यानी यह बिल्कुल ध्रुवीय क्षेत्र यहाँ रह जाते हैं। उन ध्रुवीय क्षेत्रों पर सूर्य की किरणें क्या है? पहुंच नहीं पाती है। और इसी वजह से आपने सुना होगा ध्रुवों पर क्या है? बर्फ पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बर्फ। बर्फ कब जमती है? जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है? नीचे होता है, तभी बर्फ जमती है। तो 0 डिग्री सेल्सियस से तापमान नीचे कब रहता है? जब वहां पर तापमान होता ही नहीं है। तो ध्रुवों के समीप है, यानी ध्रुवों पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं, इसलिए वहां पर तापमान क्या पाया जाता है? न्यूनतम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूनतम पाया जाता है। तो यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या है? नहीं पहुंच पाती हैं। सूर्य की किरणें क्या है? नहीं पहुंच पाती हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं। इसी वजह से इस कटिबंध को किस नाम से जाना जाता है? शीत कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? शीत कटिबंध। इस कटिबंध को कहते हैं शीत कटिबंध। शीत कटिबंध। यह कौन सा कटिबंध है? शीत कटिबंध। तो अक्षांश रेखाओं के आधार पर जलवायु का निर्धारण किया जाता है, और इस अक्षांश रेखाओं के आधार पर ही संपूर्ण पृथ्वी को कितने कटिबंधों में बांटा गया है? 3 कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। तो उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध का विस्तार अपन ने देख लिया था। अब आपको उसे शीत कटिबंध का विस्तार कहां से कहां तक है? तो शीत कटिबंध का विस्तार दोनों गोलार्धों में कहां है? दोनों गोलार्ध में 66.5 डिग्री अक्षांश, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश से लेकर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच का जो कटिबंध है, वह कटिबंध क्या कहलाता है? शीत कटिबंध कहलाता है। तो यह हो गया है इस अक्षांश के आधार पर पृथ्वी को जो 3 कटिबंधों में बांटा गया है, उन 3 कटिबंधों को अपने देख लिया है। तो अब थोड़ा अपन लिखते हैं।